हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे है और जैसा कि हमने अपने लास्ट सेशन में बताया था जब हमने थ्योरी ऑफ डिमांड पे एमसीक्यूज डिस्कस किए थे कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम डिस्कस करेंगे। अब ये न्यूमेरिकल्स हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जितना क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आता है उतने ही न्यूमेरिकल बेस्ड भी एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ हमने वो न्यूमेरिकल्स इंक्लूड किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है और इन न्यूमेरिकल्स के बाद ना आप देखना कहीं से भी कोई भी न्यू न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा। इस न्यूमेरिकल की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हम एक पॉइंट बताएंगे जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उस पर हमने 4 मेथड्स बताए थे, होपफुली सारे स्टूडेंट्स को याद होंगे, जिसमें पहला था परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। अब परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड से अगर क्वेश्चन पूछता है सॉल्व करने के लिए तो इसमें जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या था, एक बार रिवाइज करा रहे हैं। ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और वहाँ भी हमने बताया था कि क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, तो यहाँ हमेशा साइन कैसा होगा, माइनस। अब जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना तो यहाँ ये माइनस साइन आप ज़रूर से लेकर के चलना सो दैट आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली Q1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। एंड वैसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक तो ये सिंपल फॉर्मूला है और दूसरा जो फॉर्मूला है परसेंटेज मेथड का, जो मेन फॉर्मूला हमने बताया था ईडी इज इक्वल टू, वो था चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। और यहाँ अब हम लोग माइनस साइन लेकर के चलेंगे और इसका रीज़न सिंपली यही है कि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, इस माइनस साइन की हेल्प से हम लोग का डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ये दो फॉर्मूला हो गया। सेकेंड मेथड हमारा क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हमने बताया था कि कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ सिर्फ आप रिलेशन बता सकते हो किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, कि ईडी इज ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है और इज इक्वल टू 1 है। देन नेक्स्ट मेथड हमारा था ज्योमेट्रिकल मेथड और हम कह सकते हैं पॉइंट मेथड। अब पॉइंट मेथड की बात करें तो इसमें भी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ क्या है कि ग्राफ की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि हमारा ईडी की क्या वैल्यू आएगी। एंड लास्ट हमारा मेथड था आर्क मेथड। आर्क मेथड में जो फॉर्मूला था सिंपली Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1। जब हमने मेजर्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताए थे, जो अलग अलग मेथड्स हैं, तब हमने सब डिस्कस किए थे। और स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हमने थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है, जहाँ जो भी क्लासेस इस चैप्टर से रिलेटेड है वो सब हमने ऐड कर दी है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब चलो जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम लोग ओवरऑल 50 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, ड्यू टू अ 10% फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी द डिमांड राइजेस फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 120 यूनिट्स। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिखा है कि प्राइस फॉल हो रही है और डिमांड राइज हो रहा है। हाउ मच परसेंटेज विल इट्स डिमांड फॉल ड्यू टू अ 10% राइज इन इट्स प्राइस। तो यहाँ दो क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है उसमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया है एंड जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है 100 यूनिट्स, ये बेसिकली क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी, एंड 120 यूनिट्स क्या है, न्यू क्वांटिटी। अब देखो एमसीक्यूज में इतना डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, बट स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चंस है उसमें हम स्टेप टू स्टेप आप लोगों को पॉइंट्स बता देंगे सो दैट आप लोगों को किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ईडी की अगर बात करें तो सिंपली इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस परसेंटेज चेंज इन डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि प्राइस फॉल हो रही है, ये फॉल हो रहा है और ये राइज हो रहा है, तो ईडी इज इक्वल टू, मेरे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं दिया है, बट क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रहा है, 120 यूनिट्स न्यू है, माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना हो गया, 20%, और ये इंक्रीज हो रहा है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस,
और प्राइस में कितना परसेंट चेंज था 10%, बट देखो प्राइस फॉल कर रही है तो सिंपली क्या होगी माइनस में होगी। इसी तरीके से लिखना भी है तो ये हो जाएगा -2, मतलब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है -2। और हम सबको पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा माइनस आता है अगर हम उसको प्राइस के साथ रिलेशन उसका देख रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड में किस तरह का रिलेशन होता है, इनवर्स। बट इसमें सेकेंड क्वेश्चन भी पूछा था। अब मेरे पास ईडी आ गया -2 और क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो कि इंक्रीज में दिया है वो 10% है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा। सिंपली -2 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय 10%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो जाएगा -20%, क्योंकि हमें पता है कि अगर प्राइस इंक्रीज कर रही है तो डिमांड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर? इसीलिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो हमने निकाला उसकी वैल्यू कितनी आई -20%। और ये किसको शो कर रहा है कि हमारी डिमांड डिक्रीज कर रही है बाई 20%। तो होपफुली सबको क्लियर होगा कि कितना परसेंटेज चेंज होगा, विल इट्स डिमांड फॉल 20%। डायरेक्ट हमने सिर्फ फॉर्मूले का ही एप्लीकेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ कंज्यूमर स्पेंड्स ₹100 ऑन अ गुड प्राइस एट ₹4 पर यूनिट। प्राइस कितनी है 4 पर यूनिट। एंड देखो हम कितना स्पेंड कर रहे हैं, हम ₹100 स्पेंड कर रहे हैं तो सिंपली डिमांड कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट 4 रुपये में मिल रहा है और अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट करें तो नो डाउट हम 25 यूनिट्स उसकी परचेज कर रहे होंगे। नेक्स्ट लिखा है व्हेन इट्स प्राइस फॉल बाय 50%, ये कितने से डिक्रीज हो गई बाई 50%, तो ₹2 हो गया। द कंज्यूमर कंटिन्यूज टू स्पेंड ₹100 ऑन दैट गुड। अब भी कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहे हैं 100 रुपये। तो अगर आप 100 रुपये स्पेंड करें और 1 यूनिट आपको 2 रुपये की मिल रही है तो अब आप कितनी यूनिट परचेज कर पा रहे होगे, 50 यूनिट्स। क्लियर? अब हमारे पास पूरी डिटेल है, सिंपली हम लोग ईडी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब ईडी का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन क्वांटिटी, तो 50 - 25 हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस 2 - 4 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड। अब आप बोलोगे कि मैम माइनस साइन आपने क्यों नहीं यहाँ पे यूज़ किया, तो वो खुद ब खुद आ जाएगा सॉल्व करने पे। क्यों? क्योंकि देखो हमने 50 - 25 लिखा है और 2 - 4 लिखा है तो वो आ जाएगा माइनस साइन। अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसी की वजह से तो माइनस साइन आता है। तो हमारा न्यूमरेटर में हो जाएगा 25 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2, दैट इज हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है -2, दैट इज मोर देन 1। तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं, मोर देन इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक। इन सब पे हमने डिटेल सेशन अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस बाय 20% ड्यू टू 8% फॉल इन इट्स प्राइस। सिंपली यहाँ पे ईडी का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस जो कि राइज हो रहा है प्लस 20% डिवाइडेड बाय 8% फॉल हो रहा है इन इट्स प्राइस -8%। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -2.5। तो डायरेक्टली हमारा ईडी कितना आ गया -2.5। अगेन ये क्या है, मोर देन इलास्टिक और हम कह सकते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। नेक्स्ट, देयर इज अ 50% फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बट द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स टू बी 150 यूनिट्स। मतलब जो प्राइस पहले था उस पे हमारी डिमांड थी 150 यूनिट्स की, जैसे ही प्राइस फॉल किया बाई 50% तब भी हमारी डिमांड कितनी है 150। मतलब क्या डिमांड में कोई चेंज हो रहा है, नहीं। अगर डिमांड कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि ईडी इज इक्वल टू 0 है, दैट इज डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, फिर भले प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज। तो डायरेक्ट हम लोग कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ईडी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस इज ₹10 पर यूनिट। हमारा प्राइस कितना है ₹10 पर यूनिट और डिमांड अभी नहीं पता। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज बाय 50% इन रिस्पॉन्स टू अ फॉल इन प्राइस बाय ₹2 पर यूनिट। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और गलती करते हैं, यहाँ पे बाई और 2 नहीं देखते हैं। अगर यहाँ 2 लिखा होता, 2 मतलब उतने तक, तब यहाँ हम लोग लिखते हैं 2, बट यहाँ क्या लिखा है बाई मतलब उतने से फॉल कर रहा है। तो उतने से ₹2 से अगर फॉल कर रहा है और पहले ₹10 थी तो सिंपली अब क्या हो जाएगा 10 - 2 दैट इज 8।
क्लियर। हम फिर बता रहे हैं कि अगर 2 लिखा होता तो 2 मतलब उतने तक आ गई प्राइस, तब यहाँ पे आप लोग 2 रुपीज़ लिखते कि प्राइस पहले 10 थी अब 2 है, बट यहाँ बाई लिखा है, बाई मतलब उतने से, कि उतने से फॉल कर रही है, तो पहले 10 रुपये थी अब 8 रुपये हो जाएगी, ये हो गई 8। तो इस केस में हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 50% से इंक्रीज करी। अब हमें ये पता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 50%, और हम बहुत ही ईजिली परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेंगे। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, सिंपली परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा -20%। क्लियर। और -20% क्या शो कर रहा है कि हमारी प्राइस फॉल कर रही है, बट ऑब्वियस अगर डिमांड इंक्रीज करिए तो प्राइस क्या कर रहा होगा, फॉल। अब यहाँ सिंपली क्या करेंगे, ईडी इज इक्वल टू 50% डिवाइडेड बाय -20%, और हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ जाएगा, -2.5। नेक्स्ट, एट अ सर्टेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्वांटिटी परचेस्ड इज 150 यूनिट्स। अब हमारे पास प्राइस नहीं दिया है बट डिमांड दिया है 150। व्हेन द प्राइस फॉल्स बाय 25%, मतलब प्राइस में चेंज दिया है 25% का, और क्योंकि ये फॉल कर रहा है तो माइनस होगा। द क्वांटिटी परचेस्ड इंक्रीजेज बाई, मतलब उतने से बढ़ रहा है, तो पहले कितना था 150, अब अगर 75 यूनिट से बढ़ रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा डिमांड 225। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सिंपली यहाँ पे हम लोग पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल लें, और बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं, Q1 माइनस Q, ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आए वो आया 50%, और ये 50% क्या है, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि प्राइस डिक्रीज में ऑलरेडी शो किया है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो जाएगा 50%, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये आंसर आ जाएगा -2, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा कितना होगा -2। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें 2, 1, 0, 4 दिया रहता है, तो उसमें करेक्ट आंसर 2 होगा। क्यों, क्योंकि जब माइनस में नहीं दी रहती वैल्यू तो हम लोग यही मानते हैं कि हमें तो पता है कि डिमांड में और प्राइस में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन इंक्लूड नहीं किया। बट एग्जैक्ट जो आंसर आता है वो हमेशा कितना आता है, -2। नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज फाउंड टू बी -2। प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹10 पर यूनिट टू ₹8 पर यूनिट। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेते हैं, जो कि कितना हो गया 8 - 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि फॉल कर रहा है तो ये सिंपली हो जाएगा -20%। अब ईडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ईडी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी है -2 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय -20%। देखो, जहाँ पे माइनस है, जहाँ पे फॉल कर रहा है उसको आप एज इट इज़ लो, तो आपका आंसर हमने पहले बोला एग्जैक्ट आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 40%, कि जो हमारी डिमांड है वो कितने परसेंट से इंक्रीज करिए 40% से। और कैसे पता चलेगा इंक्रीज है, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा 40%। नेक्स्ट, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹10 पर यूनिट, इट्स डिमांड इज 100 यूनिट्स। मतलब प्राइस हमारे पास दिया है 10 और डिमांड कितनी दी है 100। जैसे ही प्राइस फॉल किया 8 पे, हमारा जो डिमांड है वो इंक्रीज होके 150 हो गया। अब ईडी कैलकुलेट कर लो, देखो Q1 माइनस Q कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिमांड इंक्रीज करा था और प्राइस क्या कर रहा है फॉल, तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -2.5, तो हमारा ईडी क्या हो गया -2.5। नेक्स्ट, फॉर अ कमोडिटी चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इज इक्वल टू -0.2 गिवन है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखो, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस का जो फॉर्मूला है वो क्या था, वो था P1 - P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय 100। और P1 - P को हम और कैसे डिनोट कर सकते हैं, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, -0.2।
मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा -20%। और ये माइनस किसको शो कर रहा है कि हमारा प्राइस फॉल कर रहा है। तो अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय -20%। तो हमने क्या किया, फॉर्मूले पे सिर्फ वैल्यू पुट की है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 6%। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नेक्स्ट अगेन देखो क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दिया है। लिखा है फॉर अ कमोडिटी दिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है, फाइंड क्वांटिटी डिमांडेड आफ्टर अ फॉल इन प्राइस व्हेन इनिशियली इट वाज 60 यूनिट्स। हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी दी है, दैट इज क्यू दिया है, हमारे पास ये वैल्यू दी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी है। हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द क्वांटिटी डिमांडेड आफ्टर अ फॉल इन प्राइस, मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी दी हुई है एंड न्यू क्वांटिटी जो चेंज होने के बाद आई वो कैलकुलेट करनी है। अगेन देखो इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो कि सिंपली कितना आ जाएगा, -20%। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नो डाउट हमेशा हमेशा माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा -0.5, ये गिवन नहीं है, ये है माइनस, इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय -20%। तो मेरे पास जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आया वो कितना आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 10%, क्योंकि क्वांटिटी नो डाउट इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस फॉल हो रहा है। अब देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आया, 10%, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, Q1 माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करने लगते हैं, इस 10% को 10 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। नहीं, क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ही मांगा था, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 10। तो यहाँ परसेंटेज लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर? ये हो जाएगा 10। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 60, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100, इसको हमने डिनोमिनेटर में ले लिया, इज इक्वल टू जो दिया है Q1 माइनस 60, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू Q1 माइनस 60, और हम कह सकते हैं Q1 इज इक्वल टू 66। मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी थी 60 और न्यू क्वांटिटी कितनी आई, 66। दैट इज जब हमारा प्राइस 20% से फॉल हुआ तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई बाय 6 यूनिट्स। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा कि ये सिंपली क्या आ गया, 66 यूनिट्स। आंसर में भी जो ऑप्शन भी दिया रहेगा उसमें देखना 66 यूनिट ऑप्शन दिया होगा। अगर प्राइस है तो नो डाउट वैल्यू हमेशा किस में आएगी, रुपीज़ में। अगर क्वांटिटी है तो यूनिट्स में, और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो उसकी वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है। अ कंज्यूमर डिमांड्स 50 यूनिट्स ऑफ दिस कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज ₹10 पर यूनिट, एट व्हाट प्राइस ही विल डिमांड 40 यूनिट्स ऑफ दिस कमोडिटी। सिंपली हमारे पास ईडी दिया है, ओरिजिनल प्राइस दी है 10 और उस पर क्वांटिटी कितनी परचेज करें, 50 यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास प्राइस नहीं दी है, न्यू प्राइस, बट हमारे पास न्यू क्वांटिटी दी है। अब यहाँ देखो ये क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। सिंपली ईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी -10 डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। अब देखो इसको अच्छे से समझ लो, सॉल्व करना कैसे सॉल्व होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मैम इतना डिटेल में क्यों बता रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। ये हो गया और ये हो जाएगा 2, ये माइनस माइनस भी कट जाएगा। अब 2x माइनस 10, ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू इसको हम ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इज इक्वल टू 2। ब्रैकेट ओपन कर दो, 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 2, और हम कह सकते हैं 2x इज इक्वल टू 22 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹11। यहाँ रुपीज़ क्यों है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, न्यू प्राइस। तो न्यू प्राइस कितनी हो जाएगी, ₹11 पर यूनिट। नेक्स्ट, अ कमोडिटी शोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2, क्वांटिटी डिमांडेड दिया है कि कितना रिड्यूस हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन प्राइस, फाइंड द इंक्रीज्ड प्राइस व्हेन इनिशियली इट वाज ₹20 पर यूनिट। क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। अगेन -2 इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी कितना हो जाएगा, -150 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस दी है 20, तो x माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। अगेन इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी ₹25 पर यूनिट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो नो डाउट ₹20 से ज़्यादा ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अगेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है. एट अ गिवन प्राइस द कंज्यूमर बाय 60 यूनिट्स ऑफ द गुड्स. हाउ मेनी यूनिट्स विल द बायर कंज्यूमर बाय इफ द प्राइस फॉल्स बाय 10%. अब देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है, तो -1 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैलकुलेट कर लेंगे डिवाइडेड बाय -10%. तो हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आ गया 10%. अब जो फॉर्मूला है वो क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक बार आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, इज इक्वल टू Q1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय 100. इसकी वैल्यू आ गई 10. Q1 हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बट ओरिजिनल क्वांटिटी दी है 60 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 100. ये वाला जो 100 है उससे हमने वो हम डिनोमिनेटर में ले गए, इज इक्वल टू Q1 माइनस 60. Q1 कितना आ जाएगा 60 प्लस 6 दैट इज 66 यूनिट्स. कि हमारा जो ओरिजिनल क्वांटिटी था वो था 60 और अब वो इंक्रीज होके हो गया 66. नेक्स्ट, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है. इफ द प्राइस इंक्रीजेज फ्रॉम 10 पर यूनिट टू ₹12 पर यूनिट, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड. बहुत ही ईजिली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि यहाँ से परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेना और परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बाद फॉर्मूले पे अप्लाई कर देना वैल्यूज़ को, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड आ जाएगा. इसका आंसर आएगा 80%. आप लोग इसको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखना. इसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, पर पहले आप खुद से इसको ट्राई करके देखना. नेक्स्ट, एट अ गिवन मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट्स. व्हेन प्राइस इंक्रीजेज बाय 40% ही बाइज 80 यूनिट्स. कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बहुत ही ईजिली इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, ये भी आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं. परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया है एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड हम इन दोनों की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वांटिटी है और ये न्यू क्वांटिटी है. इसका जो हमारा आंसर आएगा ईडी का वो आएगा -0.5. ये भी पहले आप सेल्फ प्रैक्टिस करना, और अगर इसका आंसर आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे तो टेलीग्राम चैनल पे इसका आपको आंसर मिल जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ड्यू टू 2% फॉल इन प्राइस ऑफ अ गुड एक्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड एक्स राइजेस बाय 3%. आगे लिखा है 10% राइज इन प्राइस ऑफ गुड वाई लीड्स टू 20% राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड वाई. यूजिंग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कंपेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई. तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हमने बहुत अच्छे से समझाया था कि ईडी इज ग्रेटर देन 1 तब होता है जब प्राइस के इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाए एंड वाइस वर्सा, दैट इज जब इनके बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन हो. ईडी इज इक्वल टू 1 तब होता है जब प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो, एंड ईडी इज लेस देन 1 तब होता है जब प्राइस के इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए और वाइस वर्सा, दैट इज प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हो. तो सिंपली यहाँ गुड्स एक्स और गुड्स वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि जैसे प्राइस फॉल कर रहा है टोटल एक्सपेंडिचर राइज कर रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशन है तो सिंपली ईडी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1, और हम कह सकते हैं मोर देन इलास्टिक. और फॉर गुड वाई जैसे ही 10% राइज हो रहा है प्राइस में टोटल एक्सपेंडिचर भी राइज हो रहा है, तो डायरेक्ट रिलेशन है, और डायरेक्ट रिलेशन है तो ईडी क्या होगा लेस देन 1, दैट इज लेस देन इलास्टिक. और हमने पहले भी बताया था कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि दोनों का क्या आपस में रिलेशन है, मोर देन इलास्टिक, लेस देन इलास्टिक और इलास्टिक. नेक्स्ट, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड चेंजेस टू ₹11 per unit, the consumer's demand falls from 11 units to 7 units. The price elasticity already given है. What was the price before change? Use expenditure approach of price elasticity of demand to answer this question. अब एग्जाम में भी देखना हमेशा मेंशन किया रहता है कि परसेंटेज मेथड है, टोटल आउटले मेथड है या आर्क इलास्टिसिटी मेथड है, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो सबसे पहले आप परसेंटेज मेथड ही अप्लाई करते हो. अब क्वेश्चन में देखो लिखा है व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड चेंजेस टू, मतलब ये न्यू प्राइस दी है, ओरिजिनल प्राइस नहीं दी है. ओरिजिनल प्राइस हमारे पास गिवन नहीं है बट डिमांड गिवन है, तो ये हमारे पास नहीं गिवन है, बट न्यू प्राइस 11 है और डिमांड कितनी है, पहले 11 यूनिट्स थी अब 7 यूनिट्स है. अब क्योंकि ईडी इज इक्वल टू 1 है तो हमें ये बात पता है कि प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, सेम ही रहेगा. तो यहाँ देखो टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लो. सिंपली क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिमांड, दैट इज 77. तो अगर ईडी इज इक्वल टू 1 है तो टोटल एक्सपेंडिचर तो हमेशा 77 ही रहेगा, फिर भले प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज. क्लियर. और प्राइस अब ये एक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 77 माइनस 11. क्यों, क्योंकि जब टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिमांड, तो प्राइस निकालने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय डिमांड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7. तो मतलब हमारी जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी रही होगी 7,
वही क्वेश्चन में हमसे पूछा भी है व्हाट वाज द प्राइस बिफोर चेंज, तो करेक्ट आंसर होगा ₹7 पर यूनिट। नेक्स्ट, a consumer buys a certain quantity of a good at a price of ₹10 per unit. When the price falls to ₹8 per unit, she buys 40% more quantity. Calculate the price elasticity of demand by percentage method. तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क रखोगे और इसका आंसर आएगा -2। नेक्स्ट, a consumer buys 80 units of a good at a price of ₹4 per unit. When the price falls, he buys 100 units. If the price elasticity of demand is -1, find out the new price. ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। वैसे इजी है, हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है 4 और ओरिजिनल क्वांटिटी है 80। न्यू प्राइस हमारे पास नहीं दिए, बट इतना पता है कि ये फॉल हो रहा है एंड डिमांड है 100, तो डिमांड में इंक्रीज हो रहा है बट प्राइस में डिक्रीज हो रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना दिया है -1, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड दैट इज 20 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस दैट इज x-4 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड। ये हो जाएगा 4 और ये भी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो -1 x-4 इज इक्वल टू 1 और -x + 4 इज इक्वल टू 1 और हम कह सकते हैं -x इज इक्वल टू -3, माइनस कट जाएगा तो x की कितनी वैल्यू बच गई 3 और ये क्या है न्यू प्राइस, तो ये हो जाएगा 3 पर यूनिट, ₹3 पर यूनिट। अगर आपने हमारी कॉन्सेप्ट क्लास कवर की है ना तो कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी और होपफुली अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही ईजी लगेगा। नेक्स्ट, अ कंज्यूमर बाइज 40 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ ₹5 पर यूनिट, हिज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है। तो सिंपली क्या कह रहे हैं कि ₹5 पे कितना परचेज करो 40। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ही विल बाय एट द प्राइस ऑफ ₹4 पर यूनिट। प्राइस फॉल हो गया, ये नहीं दिया है और ईडी क्या दिया हुआ है -1, -1.5। आपको क्या कैलकुलेट करना है, न्यू डिमांड और न्यू क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि आएगी 52 यूनिट्स। ये क्वेश्चन भी आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखो। नेक्स्ट, a household increases its demand for a commodity from 40 units to 50 units when its price falls by 10%, what is the price elasticity of demand? इसका आंसर आएगा -2.5। ये भी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है और जितना क्वेश्चन हम सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, बट अगर उसका आंसर नहीं आ पाया तो सबका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, बट साथ ही साथ आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स फ्रॉम 10 पर यूनिट टू ₹9 पर यूनिट, इट्स डिमांड राइजेज फ्रॉम 9 यूनिट्स टू 10 यूनिट्स। कंपेयर एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स टू फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ हम लोग को टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे निकालना है। प्राइस कितना है, पहले ₹10 था, बाद में ₹9 हो गया। डिमांड कितना है, पहले 9 यूनिट्स थी, फिर 10 यूनिट्स हो गई। टोटल एक्सपेंडिचर सिंपली कितना हो जाएगा 90। तो प्राइस के चेंज होने से क्या टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज हो रहा है, नहीं, तो यहाँ सिंपली ईडी क्या हो जाएगा -1, दैट इज यूनिट इलास्टिक। नेक्स्ट, a consumer spends ₹80 on a commodity when its price is ₹1 per unit and spends ₹96 when the price is ₹2 per unit। यहाँ बेसिकली स्पेंड्स दिया, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में एज सच कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं किया है, तो विद द हेल्प ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग परसेंटेज मेथड का एप्लीकेशन करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, ईडी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। अब क्वेश्चन में देखो हमारे पास लिखा है कि ₹1 की जब प्राइस थी तो कितना खर्चा कर रहा था कंज्यूमर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 80। डिमांड बहुत ही ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जब टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिमांड करके आता है तो डिमांड कैसे आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, और ये प्राइस दिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होकर 2 हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 96। 80 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आएगा 80 और 96 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 48। तो ये हमारे पास प्राइस गिवन है, ये हमारे पास डिमांड गिवन है, हमें सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करना है। यहाँ सिंपली ईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 माइनस 80 दैट इज -32 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। अब जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -0.4। क्लियर, तो करेक्ट आंसर होगा ईडी का -0.4।
नेक्स्ट, price of good rises from rupees 4 to rupees 5 per unit. As a result, its demand falls from 200 units to 100 units. Calculate elasticity of demand. ये भी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं 100 माइनस 200 दैट इज -100 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 1 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी. इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा -2. इसीलिए हमने बोला कि चाहे तो डायरेक्टली यहाँ माइनस ले लो, या जब आप डिमांड को माइनस कर रहे हो प्राइस को माइनस कर रहे हो तो एक माइनस में आएगा. कैसे? क्योंकि पहले प्राइस 4 थी अब 5 हो गई, पहले डिमांड 200 था अब 100 हो गया. तो जब हम न्यू माइनस ओरिजिनल करेंगे तो दोनों में से कोई एक तो माइनस में आएगा ही आएगा. और जब आप माइनस साइन लेकर के कंसिडर करके चलते हो ना तो आपका आंसर हमेशा एग्जैक्ट आता है. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है ना कि उनको प्रॉब्लम होती है कि मैम माइनस साइन कब लगेगा कब नहीं लगेगा, आंसर में कब माइनस को चूज करना है. तो सिंपल है कि प्राइस और डिमांड की बात करें तो इनके बीच में तो इनडायरेक्ट रिलेशन है ही, हमें पता ही है कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है. बट जो न्यूमेरिकल सॉल्व करता है उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि कहीं माइनस साइन लेता है कहीं माइनस साइन नहीं लेता. इसीलिए हमने एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस बताए हैं सो दैट अब आप कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. वैसे भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस माइनस साइन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट, a household purchases 40 units of a good when its price is rupees 1 per unit. At what price he would purchase 36 units of it if coefficient of price elasticity of demand is unitary. Unitary किसको शो करता है बेटा? ED is equal to -1 को. अब देखो सिंपली ये तो हो जाएगा -1 इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस दिया है 1 बट न्यू प्राइस नहीं दिया है और क्वांटिटी पहले 40 थी अब 36 हो गई तो ये डिक्रीज हो रही है. तो 36 माइनस 40 हम पूरा यहाँ पे लिख रहे हैं डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी. फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -4 हो गया, ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 10. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो ये है x माइनस 1 10 इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट ओपन कर लो. अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 10 और हम कह सकते हैं 1.1. तो हमारी प्राइस पहले कितनी थी 1 और अब न्यू प्राइस कितनी हो गई 1.1 पर यूनिट. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. What quantity of commodity would a household purchase at a price of rupees 12 per unit if he purchases 40 units of it at rupees 10 per unit? Price elasticity of demand is -1.5. सेम पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व होगा और ये खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. इसमें बेसिकली ओल्ड क्वांटिटी दी है, हमें न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट करनी और न्यू क्वांटिटी का जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसमें आएगा 50 यूनिट. क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रख लो. नेक्स्ट, a household spends rupees 120 on purchase of a commodity when its price is rupees 6 per unit. When price rises to rupees 10 per unit, his total expenditure on this commodity becomes rupees 180. Calculate price elasticity of demand by percentage method. अब यहाँ देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व नहीं करना है बल्कि परसेंटेज मेथड से सॉल्व करना है. तो सिंपल क्वेश्चन है, प्राइस पहले 6 था और अब कितना हो गया 10. टोटल एक्सपेंडिचर पहले था 120 और अब हो गया 180. सीधे डिमांड कैलकुलेट कर लो. 120 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा 20 और 180 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 18. हमारे पास प्राइस दिया है, डिमांड दिया है, कैलकुलेशन कर लेंगे ईडी का. ईडी इज इक्वल टू 18 माइनस 20 दैट इज -2 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 6 डिवाइड दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी. इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी -1 माइनस 0.15 दैट इज यहाँ ईडी क्या हो जाएगा <1. और वैसे भी क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है तो हमें पता है कि प्राइस के बढ़ने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था. दैट इज डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में. तो ईडी क्या होगा <1. ये सब कॉन्सेप्ट हमने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया हुआ है और अगर अभी तक आपने कॉन्सेप्ट क्लास नहीं कवर की हम यही सजेस्ट करेंगे कि पहले कॉन्सेप्ट क्लास आप कर लो सो दैट आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम ₹20 per unit to ₹16 per unit, its quantity demanded increases by 20%. कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका आंसर आएगा ईडी इज इक्वल टू -1 और ये क्वेश्चन भी आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखो. नेक्स्ट,
A consumer buys 15 units of a good at a price of rupees 10 per unit. At price rupees 15 per unit, he buys 10 units. What is price elasticity of demand? सिंपली हमें एक्सपेंडिचर अप्रोच यूज़ करना है, तो हमें पता है कि हमें टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस की हेल्प से कैलकुलेशन करना है. अब आप बोलोगे कि मैम इस क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर तो दिया ही नहीं है. प्राइस दिया है 10 से 15 हो गया प्राइस इंक्रीज होके, और क्वांटिटी पहले 15 यूनिट्स परचेज करे थे, अब ओनली 10 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं. तो टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लो ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके. ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 150. अब प्राइस के इंक्रीज होने पे क्या टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई डिफरेंस आया? नहीं. तो यहाँ सिंपली ईडी क्या हो जाएगा? 1. दैट इज ईडी आएगा हमारा यूनिटरी. और देखो यहाँ पे शेप ऑफ डिमांड कर्व बोला है, तो हमने टोटल एक्सपेंडिचर के केस में किस तरीके से हमारा डिमांड कर्व बनेगा ये भी बताया हुआ है अपने कॉन्सेप्ट क्लास में. तो वो कॉन्सेप्ट क्लास आप कर लोगे ना, तो बहुत ही ईजिली आप ये कर्व बना पाओगे. नेक्स्ट, a consumer buys 50 units of a goods at rupees 10 per unit. At a price of rupees 8 per unit, he buys 100 units. Find out EP. ये भी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रखोगे. ED इज इक्वल टू हो जाएगा -5. सिंपली देखो क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं? परसेंटेज मेथड. हाँ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो यहाँ आप लोग आर्क मेथड मत अप्लाई करना. जब तक क्वेश्चन में आर्क मेथड ना बोले, आप आर्क मेथड की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. हमेशा आप लोग प्रेफरेंस किसको दोगे? परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड को. क्वेश्चन नंबर 31 भी होमवर्क है, और यहाँ पे ईपी आएगा -7. नेक्स्ट, ईपी ऑफ गुड इज -3. एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 8 पर यूनिट, अ कंज्यूमर बाइज 160 यूनिट्स ऑफ द गुड. हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द गुड विल कंज्यूमर बाय व्हेन द प्राइस फॉल्स टू रुपीज 6 पर यूनिट. तो सिंपली हमारे पास न्यू यूनिट्स नहीं दिया है, या कह सकते हैं न्यू क्वांटिटी नहीं दिया है. ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू change in quantity x minus 160 divided by change in price -2 multiply by original price divided by original quantity. यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 40 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 120 इज इक्वल टू x माइनस 160. तो सिंपली x क्या हो जाएगा? 280. और ये 280 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यू क्वांटिटी. दैट इज पहले हम परचेज करते 160 यूनिट्स, और अब परचेज करेंगे 280 यूनिट्स. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33 होमवर्क रखेंगे. इसमें हम लोग को न्यू प्राइस निकालनी है, जो कि आएगी x इज इक्वल टू ₹11 पर यूनिट. और जितने क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, देखो पहले तो सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना, बट अगर उसका आंसर आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और आप टेलीग्राम पे देख लेना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा डिटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, EP of good is -4, that is ED given है. When the price of this good rises from ₹5 to ₹6 per unit, ये हो गया हमारा ओरिजिनल प्राइस, और ये हो गया न्यू प्राइस. अ कंज्यूमर बाइज 40 यूनिट्स लेस. अब इसका क्या मतलब है कि अगर पहले कंज्यूमर परचेज करा था x यूनिट्स, तो अब कितना परचेज करा है? x माइनस 40. हाउ मैनी यूनिट्स डिड ही बाय एट ₹5? 5 रुपये पे वो कितना परचेज करेगा? मतलब हमसे ओरिजिनल क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है. सिंपली देखो क्या हो जाएगा? -4 इज इक्वल टू, हमारे पास D कितना दिया है? लेट्स से x. तो D1 कितना हो जाएगा? x माइनस 40, कि जितना पहले परचेज करे थे अब उससे 40 यूनिट्स कम परचेज करें. तो D1 माइनस D डिवाइडेड बाय P1 माइनस P, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, जो कि दिया है x. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -4x इज इक्वल टू x माइनस 40 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 5. माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, ये बचेगा -4x इज इक्वल टू -200. माइनस माइनस कट जाएगा और x आ जाएगा हमारा 50. मतलब पहले आप कितना परचेज कर रहे थे? 50 यूनिट्स. तो सिंपली आप कितना परचेज कर रहे होगे? 10 यूनिट्स. बट ये कैलकुलेट करने नहीं बोला है, ये ओल्ड डिमांड या ओल्ड क्वांटिटी का कैलकुलेशन हमसे पूछा था, जो कि आएगा 50 यूनिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 सेल्फ प्रैक्टिस के लिए होगा, और ये जो वैल्यू आएगी 2 रुपीज़ पर यूनिट. क्वेश्चन नंबर 36 भी आप लोग बहुत ही ईजिली बना सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमसे बोला है डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बनाना है, और ये हमने बताया हुआ है अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में. सिंपली देखो EP इज इक्वल टू 0 अगर बनाना है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, x एक्सेस y एक्सेस.
अगर ई पी इज इक्वल टू 0 है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा, ये डिमांड कर्व बनेगा। क्यों? क्योंकि इस पे ये शो करता है कि प्राइस कितना भी फ्लक्चुएट करे हमारे डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड नेक्स्ट ई पी इज इक्वल टू इन्फिनिटी मांग रहा है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ये हमारा डिमांड कर्व है। ई पी इज इक्वल टू 1 है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा इस तरीके से, ये हमारा डिमांड कर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रहेगा और क्वेश्चन में हमें न्यू क्वांटिटी का कैलकुलेशन करना है जो कि आएगा 32 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। ई डी इज इक्वल टू आएगा -0.80। क्वेश्चन नंबर 39 अगेन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। सेम पैटर्न पे हमने ऊपर क्वेश्चन कराया है, यहाँ आएगा ई डी इज इक्वल टू -2.5। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, लिखा है कि क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो रहा है 800 से 850 एंड प्राइस फॉल हो रहा है 20 to 90। बहुत ही ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें ई डी आएगा -1.25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है -1। एट अ गिवन प्राइस द कंज्यूमर बाय 60 यूनिट्स ऑफ द गुड, हाउ मेनी यूनिट्स विल द कंज्यूमर बाय इफ द प्राइस फॉल्स बाय 10%। अब देखो हमारे पास ई डी दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं दिया है बट परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया है -10%। तो सिंपली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो जाएगा 10%, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जो फॉर्मूला है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आया 10 इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी नहीं है एंड ओरिजिनल क्वांटिटी गिवन है 60 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इधर ले जाओ एंड 100 को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू Q माइनस 60। 6 इज इक्वल टू Q माइनस 60 और हम कह सकते हैं कि न्यू क्वांटिटी हमारी हो गई 60 प्लस 6 दैट इज 66 यूनिट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर आएगा व्हाट इज द न्यू प्राइस का x इज इक्वल टू ₹6 पर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, लिखा है द मार्केट फॉर पेन्स हैज 3 कंज्यूमर्स A, B, C। इफ द इंडिविजुअल डिमांड फॉर पेन्स एट अ प्राइस ऑफ ₹5 पर पेन फॉर A, B and C is 3 pen, 7 pen, 12 pen respectively, then what is the market demand for pen at a price of ₹5 पर पेन। अब मार्केट डिमांड कर्व हमने डिस्कशन में बताया है कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, जब इनमें से किसी एक कंज्यूमर से रिलेटेड हम डेटा सेलेक्ट करते हैं और उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो उसको हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। बट जब तीनों का डिमांड ऐड करके हम प्लॉट करते हैं डिमांड कर्व पे तो उसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर? अब मार्केट डिमांड अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपली जो हमारा प्राइस है वो है ₹5 पर पेन और उस पे A की, B की और C की जो डिमांड है 3 पेन, 7 पेन एंड 12 पेन्स, सबको ऐड करेंगे तो आएगा मार्केट डिमांड दैट इज 22। अब जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना तो ₹5 पर पेन पे हम कितनी यूनिट्स प्लॉट करने वाले हैं 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रहेगा और इसमें न्यू प्राइस कैलकुलेट करनी है जो कि आएगी ₹8.75 पर यूनिट। क्योंकि सेम पैटर्न पे ना हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, यहाँ सिर्फ एक ही शीट में इतने क्वेश्चंस रखे हैं सो दैट आप प्रैक्टिस भी कर लो और बहुत ही ईजिली आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। नेक्स्ट एट अ प्राइस ऑफ ₹20 पर यूनिट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज 400 यूनिट्स। इफ द प्राइस फॉल्स बाय 10% द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 90 यूनिट्स। कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले जो हमारे पास क्वांटिटी थी वो कितनी थी 400 और बाद में वो बढ़ करके कितनी हो गई 490। क्यों? क्योंकि लिखा है कि 90 यूनिट से राइज कर रही है। तो इसकी हेल्प से हम पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि आप बहुत ही सिंपली कर सकते हो 490 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ जाएगा हमारे पास 22.5%। अब ईडी बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि जो हमारा डिमांड है वो 22.5% से राइज हो रहा है और प्राइस 10% से फॉल हो रहा है, तो ये आएगा -2.25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, दैट इज ईडी। आंसर आएगा -1.3333। क्वेश्चन नंबर 47 इजी क्वेश्चन है। प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है, ईडी आएगा -0.40। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें ना आंसर आएगा ईडी इज इक्वल टू -4। और देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इज इट्स डिमांड इलास्टिक? यस। क्यों? क्योंकि ईडी इज ग्रेटर देन 1 है, और ईडी इज ग्रेटर देन 1 को ही हम क्या कहते हैं? इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है, 100 यूनिट्स ऑफ दिस गुड आर बॉट एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, हाउ मेनी यूनिट्स विल बी बॉट एट अ प्राइस ऑफ ₹11 पर यूनिट। सिंपल क्वेश्चन है। -2 इज इक्वल टू, हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी दी है एंड न्यू क्वांटिटी नहीं दी है। 11 - 10 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू x - 100, और हम कह सकते हैं 80 इज इक्वल टू x। तो जब हम पहले ही बात करें तो 100 यूनिट्स परचेज कर रहे थे, और अब कितना परचेज करें? 80 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ये भी आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखो, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका आंसर आपका कितना आया है। नेक्स्ट, अब देखो ये हमारे पास ये क्वांटिटी गिवन है, ये प्राइस गिवन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये डिमांड कर्व बना हुआ है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जब प्रोडक्ट की प्राइस ₹2 है तो हम परचेज करें 12 यूनिट्स, जैसे ही प्राइस बढ़ी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, और बढ़ी और डिक्रीज हो गई। क्लियर? तो ये हो जाएगा ₹2 पे हम परचेज करें 12 यूनिट्स, 4 यूनिट्स पे परचेज करें 8 यूनिट्स, और 6 यूनिट्स पे एंड ₹6 पे परचेज करें 4 यूनिट्स। अब इसी बेसिस पे, इसी ग्राफ की हेल्प से बहुत सारे फर्दर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इसी ग्राफ पे बेस्ड हैं। लिखा है व्हाट इज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज अ प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ₹2 पर यूनिट टू ₹4 पर यूनिट। यूज अ मिड पॉइंट फॉर्मूला इन योर कैलकुलेशन। अब मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करें तो सिंपली हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्क फॉर्मूले की, क्योंकि हमने आर्क मेथड में बताया था कि हम लोग वहाँ पे कि हम लोग 2 पॉइंट्स के बीच की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो सिर्फ प्राइस ही है। नहीं, डायग्राम की हेल्प से, जो कर्व है उसकी हेल्प से हम लोग डिमांड भी निकाल लेंगे कि पहले 8 यूनिट्स था, अब 4 यूनिट्स है। तो सिंपली यहाँ पे ईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1, दैट इज ईडी कितना आया? -1। नेक्स्ट, सपोज दैट a 2% इंक्रीज इन प्राइस रिजल्ट्स इन 6% डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंपली क्या हो जाएगा? -6% डिवाइडेड बाय 2%, यह आ जाएगा -3। नेक्स्ट, if price elasticity of demand equals 0.3 in absolute value, then what percentage change in price will result in 6% decrease in quantity demanded? अब देखो हमारे पास ED दिया है 0.3, तो ये हो जाएगा -0.3 इज इक्वल टू -6%, क्योंकि डिमांड डिक्रीज हो रहा है, डिवाइडेड बाय x, और x इज इक्वल टू हो जाएगा -6% डिवाइडेड बाय -0.3, माइनस माइनस कट जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 20%। मतलब जो हमारा प्राइस है वो कितने से इंक्रीज हो रहा है? 20% से। Next, suppose you are told that the price elasticity of supply equals 0.5. Which of the following is a correct interpretation of this number? जब हमारा ES less than 1 है तो सिंपली क्या होगा कि प्राइस के इंक्रीज होने पे सप्लाई इंक्रीज होगा, बट प्राइस अगर 5% से इंक्रीज हो रहा है, बट अगर प्राइस 10% से इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई 5% से ही इंक्रीज होगा। क्लियर? अब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उससे ज़्यादा चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में हो रहा है। सेकंड ऑप्शन भी गलत है, थर्ड ऑप्शन भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि देखो डी में अगर 1% प्राइस चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड में ओनली 0.5% ही चेंज हो रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, सपोज दैट a 10% इंक्रीज इन प्राइस रिजल्ट्स इन a 50% डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, व्हाट डज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स? सिंपल है, ईडी क्या हो जाएगा? -50% डिवाइडेड बाय 10%। सिंपली आंसर कितना आएगा? -5।
नेक्स्ट, if goods X and Y are substitutes, then which of the following could be the value of the cross elasticity of demand for good Y? अब देखो, अगर गुड सब्सटीट्यूट है तो दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है, तो ED इज इक्वल टू होगा, ED इज इक्वल टू हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि ये 1 किसको शो कर रहा है कि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक की प्राइस इंक्रीज होगी और दूसरे की डिमांड इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, इफ पिज्जा इज अ नॉर्मल गुड देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? अब नॉर्मल गुड की बात करें तो नॉर्मल में कंफर्ट गुड्स भी आएगा, नेसेसिटी गुड्स भी आएगा, एज वेल एज लग्जरी गुड्स भी आएगा। तो 0.2 भी करेक्ट आंसर है, 0.8 भी करेक्ट आंसर है एंड 1.4 भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि हमें पता है कि नेसेसिटी गुड्स में ईडी क्या होता है, लेस देन 1, कंफर्ट गुड्स में ईडी इज इक्वल टू 1 एंड लग्जरी में ईडी इज ग्रेटर देन 1, और नॉर्मल में ये तीनों ही कवर होता है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ गुड्स एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सिंपली ईडी क्या हो जाएगा, -1, और ये -1 क्यों होगा? क्योंकि अगर एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज होगी। तो सिंपली से पता चल जाएगा कि ये दोनों गुड्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर? अब ये जो टोटल क्वेश्चंस थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने क्वेश्चंस बन सकते थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से वो सब हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम पे चेक कर लेना, आपको सबका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। हम बहुत जल्दी क्लास अपलोड करेंगे जहाँ पे हम सारे ग्राफ्स जो कि रिलेटेड हैं इकोनॉमिक्स से वो अपलोड करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एक क्लास में ही सारे ग्राफ्स, कर्व, डायग्राम हम क्लियर कर देंगे। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड कुछ और MCQs भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।